ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट हियर। हमने यहाँ पे देखा कि लाइक व्हाट इज एचडी फाउंडेशन। एचडी फाउंडेशन के बारे में हमने देखा हुआ था यहाँ पे। आफ्टर एचडी फाउंडेशन और एक फाउंडेशन जो फिलहाल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है, विच इज लाइक वेरी माइक्रो फाउंडेशंस। अगर हम माइक्रो फाउंडेशन की बात करेंगे, माइक्रो फाउंडेशन में फिलर्स आर वेरी हाई एंड इट इज लिटरली अ वाटरी एंड मॉइस्चर बेस, और उसके पार्टिकल्स एक्चुअली में बहुत थिन होते हैं। हम बोल सकते हैं एकदम लिक्विड ही होते हैं। आप बोल सकते हैं जो एयरब्रश के फाउंडेशंस होते हैं उसमें जो लिक्विडी टाइप के जो फाउंडेशंस यूज होते हैं वो हम बोल सकते हैं कि वो माइक्रो फाउंडेशन है। ठीक है, उनके माइक्रो फाउंडेशन में सबसे खास बात क्या है कि फिलर्स एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं, बहुत ही ज्यादा लिक्विडी होता है एंड यू नो उसका जो ब्लेंडिंग होता है, या हम बोल सकते हैं कि उसका जो कवरेज होता है दैट इज लाइक वेरी लाइट, इतना ज्यादा नहीं होता है, बट इट्स रियली वेरी अमेजिंग। सो दैट इज अ माइक्रो फाउंडेशन। सो एचडी फाउंडेशन, माइक्रो फाउंडेशन। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने बात की थी कवरेज प्लस ब्लेंडिंग। सो हम देखेंगे जो ब्लेंडिंग की बात आती है डियर, ब्लेंडिंग की बात आती है तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बहुत ही थिक फाउंडेशन यूज कर रहे हो तो यू कैन ऐड लिटिल बिट ऑफ द ऑयल्स या फिर सिलिकॉन ऑयल्स या थिनर्स इस पर डालो। उसके बाद अगर आप मीडियम है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो आप डायरेक्टली ब्लेंड कर सकते हो एंड दैट टू विद ब्यूटी ब्लेंडर या फिर ब्रश के साथ। कैन आई हैव वन मोर दिस? उसके बाद जब आपका फाउंडेशन एकदम ही लिक्विडी होता है, जैसे मैंने माइक्रो फाउंडेशन आपको बताया एकदम ही लिक्विडी होता है, तो वो आप कोई भी नॉर्मल ब्रश के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो या आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। ठीक है, सो याद रखिए अगर हम क्लाइंट के हिसाब से देखेंगे तो क्लाइंट को कवरेज भी चाहिए होता है, क्लाइंट को स्मूथ इफेक्ट भी चाहिए होता है, और इसीलिए हम मोर ऑफ लिक्विड फाउंडेशंस यूज करते हैं। उससे क्या होता है, लिक्विड फाउंडेशन से उसमें कवरेज भी होता है, लाइक मीडियम कवरेज होता है, 2 बार लगा के हम हाई कवरेज अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद उनकी स्प्रेडिंग भी बहुत अच्छी होती है। वही अगर आप क्रीम की बात करोगे तो क्रीम को स्प्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई जनरली यू सी द मेकअप आर्टिस्ट हु प्रेफर लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन, वो सबसे बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे चार्ट बनाती हूँ, आपको वो चार्ट लिखना है। ये चार्ट हमने हमारी थियोरी लेक्चर में भी दिया हुआ है, पर आपको फिर से लिखना है क्योंकि उसी के ऊपर से हम आगे का बेस बनाएंगे कि किस तरह से होता है, और उसमें और हम डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे। सबको ये चार्ट बनाना है, मैं आपको टाइम भी दूंगी ये बनाने के लिए, और हम करते करते बाद में एंड में हम जूम इन कर देंगे सिर्फ बोर्ड के ऊपर, सो डोंट वरी अबाउट इट, you can see properly. So cream foundation, liquid foundation, mousse foundation, powder foundation. Coverage, skin type, ड्यूरेबिलिटी कितना टिकता है, एंड ब्रश उसके लिए कौन सा यूज करना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे जब क्रीम फाउंडेशन की बात आती है तो ऑफ कोर्स क्रीम फाउंडेशन का कवरेज होता है हाई, और मैंने इसके पहले ही आपको समझाया कि क्यों हाई होता है, क्योंकि उसमें पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं, फिलर्स कम होते हैं। ठीक है, और वही अगर कवरेज हम लिक्विड फाउंडेशन की बात करेंगे तो इनका कवरेज है मीडियम टू हाई,
मतलब इसमें जो फिलर्स हैं वो थोड़े से कम होते हैं, सॉरी पिगमेंट थोड़े कम होते हैं कंपेयर टू क्रीम फाउंडेशन, एंड फिलर थोड़े से ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो थोड़ा ब्लेंडिंग वाला भी हो जाता है एंड मीडियम टू हाई कवरेज भी मिल जाता है। एक लेयर लगाओगे तो मीडियम कवरेज, 2 लेयर लगाओगे तो हाई कवरेज। अब इसके बाद काफी टाइम मार्केट में फिलहाल मूस फाउंडेशन बहुत मिल रही है। इतने टाइप के फाउंडेशन मार्केट में होते हैं, टाइप की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो आपको बताया ऑयल, वैक्स, वो सब तो लिक्विड के अंदर और क्रीम के अंदर आते हैं, बट यहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप के फाउंडेशन हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। दिस इज द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। मूस फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे तो मूस फाउंडेशन ऐसे होते हैं कि उसमें थोड़ा सा एयर का प्रेशर होता है और उसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ होता है। तो मूस फाउंडेशन में जो कवरेज होता है वो मीडियम टू लो, मतलब ज्यादा नहीं होता है, कम कवरेज होता है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाउडर फाउंडेशन की। व्हाट इज पाउडर फाउंडेशन? आप जो कॉम्पैक्ट यूज करते हो, ठीक है, वो कॉम्पैक्ट में पाउडर और उसके साथ पिगमेंट्स, उसका कॉम्बिनेशन होता है। आप देखिए लूज पाउडर से ज्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर में कलर पिगमेंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करने के बाद आप देखेंगे कि उसका खुद का एक कलर होता है, उसका खुद का एक लेयर बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि पाउडर फाउंडेशन मतलब जो कॉम्पैक्ट की मैं बात कर रही हूँ, बट इसमें कवरेज कैसा होता है? लो, वेरी लो। क्योंकि आप देखिए जब भी आप सिर्फ अकेले कॉम्पैक्ट ही सिर्फ चेहरे पे लगाएंगे तो कवरेज ऑफकोर्स लो होता है, अगर आप फाउंडेशन के साथ लगाएंगे तो अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। सो उसके बाद हम स्किन टाइप के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो जो क्रीम फाउंडेशन है, क्रीम फाउंडेशन जनरली ड्राई टू नॉर्मल स्किन के ऊपर जाएगा। जो लिक्विड फाउंडेशन है वो ऑयली टू नॉर्मल प्लस ड्राई स्किन, यू कैन से ऑलमोस्ट ऑल स्किन के ऊपर जाएगा। इसके बाद जो मूस फाउंडेशन है, जो मूस फाउंडेशन है यू कैन से दैट इज लिटिल ड्राई प्रोडक्ट, तो हम ऑयली स्किन के ऊपर ही लिखेंगे ऑयली टू नॉर्मल, थोड़ा सा ड्राई होता है। और पाउडर तो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो अगर सिर्फ आपको कॉम्पैक्ट फेस के ऊपर लगाना है, कोई फाउंडेशन नहीं लगाना है, पाउडर को कॉम्पैक्ट को एज ए फाउंडेशन यूज करना है, तो आपको उसके लिए अगर आपकी स्किन ड्राई है और उसके ऊपर आपने कॉम्पैक्ट लगा दिया तो बहुत ही ड्राई रिजल्ट मिलेगा। सो पाउडर फाउंडेशन अगर आपको सिर्फ फेस के ऊपर लगाना है तो वेरी ऑयली स्किन के ऊपर आप लगा सकते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो दिस वे अब हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं कि कितने घंटे ये फाउंडेशन टिकते हैं। सो जो क्रीम फाउंडेशन है लॉन्ग लास्टिंग, लिक्विड फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग, मूस फाउंडेशन लेस, आई मीन मीडियम हम बोल सकते हैं, मीडियम मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे तक टिकते हैं। एंड यहाँ पे हम बोलेंगे वेरी लो, नॉट एट ऑल। उसके बाद ये तो कॉम्पैक्ट की अगर हम बात करेंगे, पाउडर की बात करेंगे, तो आप जनरली देखते रहोगे कि कॉम्पैक्ट हम लगाते हैं, लगाने के बाद हम सिर्फ थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, हल्का सा नीचे उतरते हैं। बिल्डिंग के नीचे उतरने से पहले ही हमारा कॉम्पैक्ट उठ जाता है, क्योंकि कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी ड्यूरेबल नहीं होता है। बट वही कॉम्पैक्ट को अगर आप फाउंडेशन के ऊपर लगाओगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सो वेरी लो। उसके बाद हम ब्रश की बात करेंगे, तो क्रीम फाउंडेशन को जनरली ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड ब्रश ज्यादा यूज होता है। सेम हियर ब्यूटी ब्लेंडर एंड ब्रश यूज होगा फॉर द लिक्विड फाउंडेशन ऑल्सो। जस्ट 1 मिनट। एंड उसके बाद जो मूस फाउंडेशन है, मूस फाउंडेशन के लिए उसके मूस फाउंडेशन के अंदर ही एक इस तरह से यू कैन से उनका ही ब्रश आता है छोटा सा, या आप स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं। सो यू कैन से देयर ब्रश आता है जो मूस का ही ब्रश होता है या स्पॉन्ज। एंड उसके बाद जो पाउडर फाउंडेशन है, यू नो फॉर दैट यू कैन यूज पफ और ब्रश। ब्रश भी हम यूज करते हैं, सो दैट इज वन थिंग। सो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन देखे हैं और आपको ये बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है। आई एम गिविंग यू जस्ट
1 मिनट का टाइम आप प्रॉपरली, हम थोड़ा सा जूम इन भी कर रहे हैं और आप प्रॉपरली नोट कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम इन कर लीजिए, यहाँ पे प्रॉपर जूम इन किया है। हाँ यस गाइज, अच्छे से लिख लीजिए। आई नो माई हैंड राइटिंग इज नॉट दैट ग्रेट, बट यू हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपरली। People had written it properly, and now हम यहाँ पे देखेंगे so this is the types of foundation हमने यहाँ पे कट किया। but yes, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट हमारे लिए वैसे देखने जाएंगे तो क्रीम फाउंडेशन भी काम का है, बिकॉज इसमें हाई कवरेज है, एंड एज अ मेकअप आर्टिस्ट वी रियली रिक्वायर्ड हाई कवरेज फाउंडेशन। कैन यू जस्ट जूम आउट लिटिल बिट so that I can just explain properly, little bit zoom out. Yeah. So cream foundation as a makeup artist I will suggest कि yes, काफी लोगों को बहुत सारे pigmentations होते हैं, marks होते हैं, pimples होते हैं, तो you can definitely use the cream foundations. उसके बाद जो liquid foundation है that also we are using, maximum we are using the liquid foundations. तो ये भी हमारे काम का है। मूव्स बिग नो, एज ए मेकअप आर्टिस्ट हमें बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे पाउडर। यस, हम पाउडर कैसे यूज करते हैं? हम पाउडर यूज करते हैं ऑन टॉप ऑफ द कॉम्पैक्ट, ओके सॉरी फाउंडेशन। सो हम पाउडर भी यूज करते हैं। सो ये 3 चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के ये मूव्स हम पूरा टॉपिक ही नहीं यूज करते हैं। सो इसके बारे में हम फिर से डिटेल में बात करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग क्या है। एंड नाउ आई विल जस्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Hopefully you guys are learning nicely. Okay, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिलहाल तो देखो फाउंडेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से फाउंडेशंस होते हैं, उसका टेक्सचर कैसे होता है, फॉर्मुलेशंस कैसे होते हैं, हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसे चेक करनी है वो भी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है। एवरीथिंग वी हैव सीन हियर। एंड नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे विच इज लाइक
फाउंडेशन टोन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फाउंडेशन टोन, ठीक है। अब इसमें अगर हम टोन की बात करते हैं तो फाउंडेशन के टोन का मतलब क्या हुआ, वैसा ही टोन जो हम सोचते हैं, ऐसा ही टोन जो यू कैन से जो हमारे स्किन का टोन है वही टोन हमें फाउंडेशन में लेना चाहिए। ये तो सबको पता है कि जो हमारा कलर होता है या क्लाइंट का कलर होता है वही हमें लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ अंडरटोन की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। टोन का मतलब होता है यहाँ पे एवरीवन जस्ट राइट इट डाउन लाइक वेरी फेयर, उसके बाद फेयर, मीडियम फेयर, विटिश, डार्क विटिश एंड डार्क। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे वेरी फेयर, फेयर, मीडियम फेयर, विटिश, डार्क विटिश एंड डार्क। हमारे इंडिया में अगर हम बात करेंगे जनरली यहाँ तो इतने ही टोन के अंदर सब कुछ बैठ जाता है। यहाँ पे अभी जैसे काफी लोगों को ये पता भी होगा कि हम यहाँ पे अगर वेरी फेयर है हम यहाँ पे लिखेंगे करीना कपूर, फेयर में हम लिखेंगे कैटरीना, मीडियम फेयर में लिखेंगे प्रियंका, विटिश में हम लिखेंगे बिपाशा, डार्क विटिश में हम लिखेंगे काजोल, जो फर्स्ट बिफोर वाली काजोल थी जो बाजीगर वाली थी, अभी फिलहाल वो विटिश में आ चुकी है। एंड डार्क में हम लिखेंगे कि पीपल फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में धीरे धीरे हम जैसे नीचे जाते हैं वैसे बहुत ही ज्यादा डार्क टोन होने लगते हैं। और डार्क के बाद नेक्स्ट आता है निग्रो, और निग्रो हमारे इंडिया में नहीं है, वी डोंट हैव निग्रो टोन्स। जो प्रॉपर अफ्रीकन टोन्स की हम बात करेंगे वो हमारे इंडिया में नहीं है, बट ये सारे टोन डेफिनेटली हमारे इंडिया में है। तो फुली आप ये लिख रहे हैं करीना, कैटरीना, प्रियंका, बाशा, काजोल एंड साउथ इंडिया में जो लोग रहते हैं उनका टोन हम देख सकते हैं। अब ये तो बात हो गई टोन की। अब ध्यान से देखिए, हम अगर बात करेंगे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, कश्मीर और बस वहीं के ऊपर के जो रीजन है उसकी हम बात करते हैं। तो ऊपर के रीजन में क्या है गाइस कि सबसे ज्यादा आपको वहां पे वेरी फेयर लोग दिखने मिलेंगे। ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे आपको वेरी फेयर दिखेंगे, वहां पे आपको फेयर दिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप उसको वहां पे मीडियम फेयर दिखेंगे, ठीक है। जो वहां पे रहते हैं बॉर्न एंड बॉटअप है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो यहाँ से मतलब कहीं और वहां पे उनका बॉर्न हुआ है वो वहां पे जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट ये जो 3 टोन है वो आपको सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे मिडिल में आता है गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, वो सारे जो रीजन जो मिडिल वाले हैं। अगर आप मिडिल में जाओगे तो वहां पे आपको जो टोन दिखते हैं विच इज ऑलमोस्ट लाइक आपको फेयर दिखेंगे, मीडियम फेयर दिखेंगे एंड विटिश दिखेंगे, कभी कभी डार्क विटिश भी दिख जाते हैं। मतलब ये जो 4 टोन की हम बात करेंगे वो आपको सबसे ज्यादा दिखेगा मिडिल इंडिया में, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में हमें क्या देखने मिलता है, साउथ इंडिया में हमें जनरली देखने मिलता है विटिश, डार्क विटिश एंड डार्क टोन, ठीक है। वेरी रेयरली मीडियम फेयर, अदरवाइज ये 3 टोन ही देखने मिलते हैं। अब हमने इसमें पूरा इंडिया कवर किया है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब भी कोई हमें पूछता है या काफी मेकअप आर्टिस्ट मुझे क्वेश्चंस करते हैं कि मैम आई प्लीज सजेस्ट मी 3 शेड्स और 2 शेड्स ऑफ एनी फाउंडेशन जो सब पे चले। अब मुझे एक बात बताइए कि अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ इंडियन, बिकॉज आई एम बिटवीन मीडियम फेयर टू विटिश, मैं मीडियम फेयर और विटिश के बीच में हूँ।
सो अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ इंडिया मैं वहां पे डस्की हूँ, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में मीडियम फेयर एंड ब्रिटिश नीचे आते हैं, तो वहां के लिए मैं डस्की हूँ, मतलब डार्क हूँ। अगर मैं बात करूंगी मिडल वाले चीज की, मतलब मैं अगर मिड में हूँ महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में, तो वहां पे अगर आप देखोगे मीडियम फेयर ब्रिटिश और फेयर चलते हैं, तो मैं अगेन मीडियम फेयर में ही आती हूँ कि हाँ ये ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेयर, बीच में है। वही अगर मैं साउथ में जाती हूँ तो वहां पे दूसरों का जो ब्रिटिश एंड डार्क है और मेरा मीडियम फेयर एंड ब्रिटिश के बीच में है, तो वहां पे मैं फेयर कहलाऊंगी उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं कि फेयर है मीडियम फेयर है, नहीं। आप जो भी रीजन से हैं, आप जहां से भी मुझे इंडिया में देख रहे हैं, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ से हैं, आपके आसपास कितने टोन मैक्सिमम, मतलब 3 से 4 आप टोन को पकड़िए इसमें से जो आपके वहां पे सबसे ज्यादा आपको देखने मिलते हैं, और आपको फाउंडेशंस, आपके फाउंडेशंस के टोन्स अंडरटोन्स उनके हिसाब से ही लेने पड़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे साउथ इंडिया से है और आपने किसी ने आपको बोल दिया कि मैथ का आपको NC 20 या 25 लेना पड़ेगा और आपने ले लिया, लेकिन आपको वो कभी यूज नहीं हो सकता है। हो सकता है अगर आप मिक्स एंड मैच करना जानते हैं डार्क लाइट को, तो दैट इज ओके, अदरवाइज आपको बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है। सो किसी के भी बोलने पर या किसी कभी नॉर्थ इंडिया की कोई मेकअप आर्टिस्ट कोई शेड नाम बता देती है, कभी साउथ इंडियन की बता देती है, कभी मिड इंडिया की मेकअप आर्टिस्ट ने कोई नंबर बता दिया, बट आपको उस पर रिलाई नहीं करना है। आपको पहले आपके रीजन में ऊपर नीचे के 3 से 4 शेड देखने हैं और उसके बीच में क्या शेड आते हैं वही आपको देखना है। और ये चीज अगर आपने समझ ली, ठीक है, तो आपके लिए फाउंडेशन का गेम बहुत इजी हो जाता है। तो सबसे पहले तो नंबर के गेम में से बाहर निकल जाइए कि मैम कौन सा शेड लेना चाहिए। आई एम सॉरी टू से, बट जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तब तक होपफुली कल तक आप सब क्लियर हो जाओगे कि हमें फाउंडेशन के शेड कैसे बनाने हैं और हम फाउंडेशन को खुद से कैसे बना सकते हैं। क्योंकि शेड कभी भी कोई पर्सन, मीडियम फेयर में भी कितने सारे टोन होते हैं ना, लाइक आई एम मीडियम फेयर बट थोड़ा सा विटिश टोन भी है मुझ में। वैसे ही मेरे सामने मीडियम फेयर एक लड़की खड़ी हुई है, वैसे ही मेरे सामने एक लड़की खड़ी हुई है जो आधी मीडियम फेयर और विटिश के बीच में आती है। सो हर टोन के कितने अलग अलग चीज होते हैं, तो सब में आप एक ही फाउंडेशन उठाओगे और वही फाउंडेशन डालोगे और उसी से, ये मेरा मीडियम फेयर का फाउंडेशन है मैं इससे ही लगा दूंगी, गलत है। आपको खुद को शेड समझने आने चाहिए, और अगर आपको शेड बनाना आ गया तो उससे अच्छी तो कोई बात नहीं हो सकती है, ठीक है। सो होपफुली आपने ये लिखा होगा, अगर प्रॉपर लिखा है तो लिख लीजिए। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। And now we will move towards the next topic. ओके, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, हियर इज अ बुक, ये एक्चुअली हमारा लॉग बुक है जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को देते हैं। उसमें अगर आप देख सकते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस लेडीज आर लाइक वेरी फेयर, उसके बाद फेयर, फिर मीडियम फेयर, फिर विटिश, डार्क विटिश एंड निग्रो, इस तरह के प्रॉपर टोन्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। सो इतने में ही पूरा इंडिया कवर हो जाता है, इतनी चीज़ों में इंडिया कवर हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट अंडरटोन की। हम बात कर रहे हैं अंडरटोन की। अब यहीं पे होता है प्रॉब्लम, यहीं पे होता है गड़बड़,
यहीं पे होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली क्या करना है। सो अंडरटोन की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखिए हमारा जो इंडिया है ना वो वार्म है। वार्म मतलब अगर आप मुंबई की बात करोगे तो मुंबई में तो मुझे लग रहा है कि ठंडी कब आके चली जाती है पता नहीं चलता है। यस, नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे, मिडल गुजरात वगैरह एंड यूपीज एंड ऑल, यस फिर भी ठंडी का एहसास होता है। वही आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे तो बिल्कुल नहीं होता है, बट स्टिल एट द एंड अगर हम देखेंगे तो यस, इंडिया इज अ वार्म कंट्री। वार्म मतलब हमारे यहाँ पे बर्फ हर जगह पे नहीं गिरती है, हमारे यहाँ पे गर्मी ठंडी सब आती है, तो हम इसे वार्म कंट्री कहेंगे, ठीक है। और वही आप काफी फॉरेन जैसे रशिया है, यूके, यूएस, व्हाटएवर यू सी दिस कंट्री, यहाँ पे आपको लोग कैसे मिलेंगे, यूरोप, यहाँ पे आपको लोग कैसे मिलेंगे, कूल। कूल का मतलब ये हुआ कि वो सब ठंडी कंट्रीज हैं, मतलब वहाँ पे ठंड होती ज़्यादा है, वहाँ पे बर्फ गिरती है, इसके वजह से वहाँ पे बहुत ठंडा एनवायरनमेंट होता है, तो उसे कूल कंट्रीज कहते हैं, सिंपल है। अभी हमारे इंडिया को अगर हम वार्म कंट्री कहते हैं, ठीक है, सो वार्म मतलब जो कलर्स होते हैं जो गर्म है वो कलर ये है, येलो, ऑरेंज, रेड, ये हम बोल सकते हैं कि वार्म कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज, रेड। उसके बाद जो कूल कलर्स की हम बात करते हैं तो कूल कलर्स में यहाँ पे आता है ग्रीन, ब्लू, पर्पल, पिंक, मतलब पर्पलिश पिंक, एवरीथिंग। अब ये हो गया आपका गर्म, ये हो गया आपका ठंडा। आपको इसको देखने से समझ में आगा कि ये येलो ऑरेंज सब आग के कलर है, रेड मतलब खून, खतरा, ठीक है, प्यार, इश्क, डेंजर, ये सब कुछ रेड में आता है। सो दिस इज वार्म, दिस इज कूल। अब अगर हमारी कंट्री वार्म है और हमारी ये कंट्री कूल है, सिर्फ वार्मनेस ज्यादा होता है तो हमारे स्किन के अंडरटोन में, जब हमारा बर्थ होता है, जब जीन्स बनते हैं, तो स्किन के अंडरटोन में भी फर्क होता है। अभी व्हाट इज अंडरटोन, मैं आपको एक सिंपल सा बताती हूँ। जब भी सिंपल बताती हूँ, देखिए यहाँ पे ये डार्क ग्रीन कलर का क्लॉथ है, पीछे डार्क ग्रीन कलर के क्लॉथ में पीछे और एक जैसे आपको दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, दिस इज ग्रीन कलर का क्लॉथ यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का क्लॉथ है। इस ग्रीन कलर के क्लॉथ को हमने ऐसे ही रखा था तो क्या हुआ पता है, जो पीछे की लाइटिंग है, जस्ट कम पीछे की जो लाइट्स थी वो दिख रही थी क्योंकि हल्का सा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, वो लाइट दिख रही थी, मिरर दिख रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, ग्रीन के पीछे इस तरीके से ये ब्लैक क्लॉथ रख दिया। अब ब्लैक का बैकग्राउंड आने की वजह से ग्रीन प्रॉपर ग्रीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कलर, मेन कलर क्या है, ग्रीन कलर है, अब पीछे क्या है, ब्लैक कलर है। सो ग्रीन ऊपर था, पीछे ब्लैक था, तो ग्रीन के पीछे ब्लैक आने की वजह से ब्लैक इसका अंडरटोन बन गया और इसकी वजह से डार्क ग्रीन कलर हो गया। और यही अगर यहाँ से हम अगर ब्लैक हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हटा दीजिए और थोड़ा सा, आई डोंट नो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं है, आई थिंक अभी आपको दिख रहा होगा कि आप देखिए पीछे के लाइटिंग्स, कलर सब कुछ दिख रहे हैं, बस या सो इससे क्या हुआ कि पीछे अगर व्हाइट बैकग्राउंड था, ठीक है, तो ग्रीन लाइट हो गया, पीछे का ट्रांसपेरेंट दिखने लगा। सो अंडरटोन में भी सेम होता है कि जो आपको ऊपर दिखता है वो हमारे स्किन के टोन्स होते हैं, लाइक शी इज फेयर, शी इज मीडियम फेयर, शी इज ब्रिटिश, ये गेहुआ कलर है, सब कुछ। लेकिन हमारे स्किन के जो टोन है उसको पीछे से अंडरटोन बैलेंस करते हैं। अब वो अंडरटोन की वजह से पीछे वो अंडरटोन और ऊपर हमारा टोन आ गया, जैसे अंडरटोन पीछे यहाँ पे ब्लैक है, तो अंडरटोन की वजह से
क्या होता है कि हमारा ऊपर का कलर वैसा दिखने लगता है, जैसे अभी ग्रीन दिखने लगा है। तो हमारा अंडरटोन इंडिया में जितने भी लोग होते हैं, हमारे इंडिया में जो अंडरटोन होता है दैट इज वार्म। अब ये वार्म अंडरटोन जब होता है जिसमें आता है येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप देखिए हमारे इंडिया में अपार्ट फ्रॉम थोड़ी सी कश्मीरी गर्ल्स को छोड़ के, भले कोई कितना भी फेयर है या मीडियम फेयर है या ब्रिटिश है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुलाबी गुलाबी पिंकी पिंकी नहीं है। ये सिंपल है। कितने भी फेयर लड़कियां आप देख लो इंडिया में, हम देख रहे हैं, बट वो येलो लगती हैं। येलो मतलब ऐसे येलो नहीं दिखता है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ब्लश लगाया है हल्का सा, तो ब्लश की वजह से मेरी स्किन यहाँ पे ब्लश की लग रही है, लेकिन अब बाकी की मेरी स्किन जो देखोगे तो आपको हल्का सा वार्मनेस मतलब येलोनेस ही दिखेगा। हम यहाँ पे कोई भी गुलाबी से पिंकी पिंकी, आप देखो रशियन लोग जो होते हैं, सबसे ज्यादा रशिया आप देखो, ऐसे हल्का सा उनको पिंच करेंगे तो पूरा गाल लाल हो जाता है, या हम उनके नोज को देखेंगे तो पूरा टाइम रेड होती है। सिंपल एग्जाम्पल इज करीना कपूर। इफ यू सी करीना कपूर, वो ऑल टाइम एवरी टाइम वो अगर थोड़ा सा हंसेगी तो भी रेड हो जाती है, रोएगी तो भी रेड हो जाती है, उसका नोज तो पूरा रेड हो जाता है। सो करीना कपूर इज द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ कूल अंडरटोन। वैसे ही आप कैटरीना को देखो, आप आलिया भट्ट को देखो, दे ऑल आर फेयर बट वो वार्म अंडरटोन वाले हैं। मतलब वो ऐसे कैटरीना भी पूरी येलो लगती है, आलिया भी पूरी, वो ब्लश लगाते हैं वो अलग बात है। आलिया भट्ट भी इतनी फेयर है लेकिन फिर भी वो पिंकी पिंकी नहीं है, वो बहुत ही पेल सी लगती है। सो दैट इज समथिंग हमारे इंडिया में वार्म अंडरटोन है। सो दिस इज वार्म अंडरटोन एंड कूल अंडरटोन मतलब क्या हुआ कि पिंकी पिंकी होना, ये जनरल है। अब कैन आई हैव द कलर विल? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं येलो की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑरेंजिश की एंड रेडिश की। जितना आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाओगे, जितना कलर डार्क होने लगता है उतना ही उसमें रेड टोन बढ़ने लगता है। जो ब्रिटिश स्किन टोन वाले होते हैं उसमें ऑरेंजिश रेड होता है, और जो फेयर होते हैं या मीडियम फेयर होते हैं उसमें येलो ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि इस तरह से मैंने आपको बताया, अभी काफ़ी हमारे इंडिया में भी काफ़ी अंडरटोन्स ऐसे होते हैं, जैसे येलो के बाजू में क्या है नेक्स्ट, येलो के बाजू में सबसे नेक्स्ट जो होता है वो होता है ग्रीन। याद रखिए येलो के बाजू में सबसे ज़्यादा नज़दीक क्या है, ग्रीन कलर है। अब ये ग्रीन कलर का मतलब क्या हुआ कि काफ़ी टाइम हमारे यहाँ पे लोग ऑलिव अंडरटोन भी बोलते हैं, ऑलिव अंडरटोन, ऑलिव अंडरटोन, ऑलिव अंडरटोन। उसका मतलब ये हुआ गाइस कि आपका अंडरटोन येलो है लेकिन येलो से और थोड़ा बाजू में हट चुका है, और अगर वो येलो से बाजू में हट के यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे उसको सीधा ग्रीन कलर मिल जाता है। सो हल्का सा यू कैन से 70% येलो बट 30% ग्रीन की तरफ जाने की वजह से वो अंडरटोन ऑलिव हो जाता है। अब आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जितनी डार्क स्किन होगी उतना रेड, जितना मीडियम फेयर एंड डार्क के बीच में होगा उतना ऑरेंजिश, और जितना फेयर की तरफ जाते जाओगे तो आपको हल्का हल्का येलो ज्यादा मिलता है, ठीक है। और कभी कभी ऑलिव अंडरटोन भी बन जाता है, क्योंकि येलो वाले कहीं बाजू में यहाँ पे चले जाते हैं तो उसको सबसे ज्यादा नजदीक वाला कलर यहाँ पे ग्रीन ही है, इसीलिए ग्रीन मिलता है, तो उसको ऑलिव अंडरटोन कहते हैं। हमारे इंडिया में आपको मैक्सिमम यहीं पे सब कुछ मिलेगा, और अगर आप इंडिया के बाहर जाते हो तो आपको यहाँ पे जो पिंकिश कलर है, पर्पलिश पिंक कलर, मतलब पिंकी पिंकी अंडरटोन बहुत ज्यादा मिलता है। पिंकी अंडरटोन का मतलब ये हुआ जो गुलाबी लोग, जो कश्मीरी लोग जो होते हैं, जो बहुत हंसते हैं तो पिंक अंडरटोन उनका दिखता है वैसे। अब मैंने काफी लोग ऐसे देखे हैं, काफी लोग स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज में, ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज में, कि
जैसे हमारे यहाँ पे कभी कभी इंडिया में मिस्टेक हो जाती है, गॉड क्या मिस्टेक कर देता है, भगवान ही करता है ये, कि हमारा येलो अंडरटोन वालों को कभी कभी बाजू में धक्का दे देता है, तो हम ग्रीन में आ जाते हैं, मतलब ऑलिव बन जाते हैं। वैसे ही अफ्रीकन कंट्रीज में मोस्टली सबके अंडरटोन होते हैं रेड, और कभी कभी गॉड वहां पे भी धक्का दे देता है, तो जैसे वो धक्का आ जाता है तो बाजू में आ जाता है वॉयलेट एंड ब्लू कलर, वॉयलेट ब्लू कलर आ जाता है। तो काफ़ी अफ्रीकन लोगों को मैंने पर्सनली देखा है कि भले वो इतने डार्क होते हैं, पर उनका जो अंडरटोन होता है वो रेड के बदले ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू होने का मतलब हुआ, ये रहा ब्लू, मतलब वो इतने डार्क हैं, पूरे डार्क हैं, लेकिन फिर भी उनका अंडरटोन ब्लू है, मतलब कूल अंडरटोन है। ये इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि वो ठंडी कंट्री में रहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये धक्का लग चुका है इनको रेड से, और धक्का कभी कभी किसी किसी में लगता है तो हम ब्लू में पहुंच जाते हैं। देखिए, मैं हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ, बट हमें क्या करना है, हमारे इंडिया में जितने भी फाउंडेशंस बनते हैं हमारे इंडिया में, वो सारे फाउंडेशंस ऑलमोस्ट येलोइश कलर के साथ में मिक्स करके, येलो पीच का मतलब क्या हुआ, ऑरेंज ही हुआ ना, ऑरेंज मतलब पीच ही तो होता है ना। सो येलोइश पीच कलर के बनते हैं, मैंने काफी देखे हैं येलोइश पीच कलर के ही बनते हैं, जो ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन में चले जाते हैं। सो दैट इज समथिंग जो हमें ऑलवेज ध्यान रखना चाहिए अबाउट द अंडरटोन। गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैं जो ये आपको अंडरटोन बता रही हूँ, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे है, यस, पहले मुझे, मैं यहाँ पे कमेंट मैंने ऑन किए हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं आपको बता रही हूँ। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग, होपफुली यू आर विथ मी। गाइस, कमेंट ऑन किए हैं, थोड़े से कमेंट दे दो, तुरंत मैं फिर बंद कर दूंगी। यहाँ पे काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी लाइव करके, डोंट वरी अबाउट इट। पहले आज आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचना है, कौन सा प्रोडक्ट क्या, कुछ नहीं, सिर्फ मैं जो समझ में आपको समझा रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। एंड आर यू रियली लाइकिंग दिस, बिकॉज यहाँ पे मैं मेरी एकदम लाइक डीप नॉलेज आपको देने की ट्राई कर रही हूँ। ग्रेट ग्रेट, पीपल आर सेइंग वी आर अंडरस्टैंडिंग, या ओके, चलो। भक्ति कह रही हैं थोड़ा थोड़ा, गुड भक्ति, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, लेकिन फिर से आप क्या बोलते हैं, क्लाइंट में कैसे पहचाने बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, न्यूट्रल अंडरटोन। अब हम नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, विच इज अ न्यूट्रल अंडरटोन। अब न्यूट्रल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, सो वो एक ऐसा अंडरटोन है कि सी आई एम टेलिंग यू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वार्म प्लस कूल, ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ वार्म प्लस कूल। मेरी उर्वशी जो है, शी इज, मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, शी इज 50-50,
वो हाफ कूल है हाफ वार्म है। सो समटाइम्स व्हाट हैपन कि हम उसको अगर फाउंडेशन वार्म टोन का भी लगाएंगे तो वो भी उनको जाता है, कूल टोन का लगाएंगे फिर भी उनको जाता है, ठीक है। एक्चुअली जो न्यूट्रल, लोग बहुत कहते हैं कि न्यूट्रल मतलब पर्पल होता है और समथिंग लाइक दैट, बट जब न्यूट्रल की बात आती है तो आई पर्सनली फील कि जो न्यूट्रल अंडरटोन वाले होते हैं उसमें ये दोनों टोन होते हैं, वार्म एंड कूल। किसी में 50-50 होते हैं, किसी में 70-30 होते हैं, किसी में 60-40 होता है, कुछ भी रेशो आप कर लो, बट वो मिक्सचर होता है। इसके लिए उसको वार्म भी जाता है एंड कूल भी जाता है, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। और इसीलिए मैंने खुद इससे एग्जांपल्स देखे हुए हैं कि कभी कभी उनको, काफी लोगों को वार्म एंड कूल दोनों चीजें चलती हैं, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग। अब आप लोग जो बोल रहे हैं कि मैम कैसे पहचाने, देखो इसका जो थ्योरी वाला चीज है वो मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो भी वार्म अंडरटोन वाले होते हैं उनके जो वेन्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं, सिंपल है। जो वार्म अंडरटोन वाले होते हैं उनके जो नसें हैं वो ग्रीन होती हैं। उसके बाद जो कूल अंडरटोन वाले होते हैं उनकी जो नसें होती हैं, वेन्स होती हैं, वो ब्लू होती है। और ये थियोरी में लिखा हुआ है कि ब्लू एंड ग्रीन दोनों जिसको होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल में आपका ऑलिव भी आ जाता है, न्यूट्रल में मतलब दोनों को मिक्सचर वाला कलर हम बोल सकते हैं। सो ब्लू नसें, ग्रीन वेन्स, एंड न्यूट्रल में आपको ब्लू भी दिखाई देंगी, आपको कूल या दोनों को मिला के आपको पर्पल जैसा ब्लू एंड ग्रीन, और काफी लोगों को पर्पल जैसा टोन भी दिखाई देता होगा। तो इसका मतलब कि आपको दोनों चीजें सूट करती हैं, मतलब आपको डायमंड्स भी सूट करेंगे, आपको गोल्ड भी सूट करेगा, न्यूट्रल अंडरटोन, ठीक है। अब इसमें आपको पहले ये समझना है, जैसे मैं खुद थोड़ी सी न्यूट्रल हूँ बट मुझमें कूल पार्ट जो 20% जितना ही है, बाकी सारा मुझमें वार्म एंड ऑलिव है, ठीक है। तो आपको वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा। अब एक क्लाइंट के ऊपर कैसे पहचान है वो बहुत, पहले आपने ये समझ लिया ग्रीन वेन्स मतलब वार्म, ब्लू वेन्स मतलब कूल, एंड ब्लू प्लस ग्रीन या पर्पल दिखेगी तो आपका न्यूट्रल अंडरटोन होता है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कि क्लाइंट के ऊपर कैसे पहचाने हैं, ठीक है। सो क्लाइंट के ऊपर जब हम अंडरटोन पहचानते हैं, इन बिटवीन गाइस मुझे क्लाइंट की बात करनी है बट 2:54 हो गए, 2 मिनट्स आर लेफ्ट। इन बिटवीन अगर हमने कट नहीं किया तो ये वीडियो उड़ जाएगा, सेव करना जरूरी है। सो पहले मैं कट कर रही हूँ, 5 मिनट्स में मिल रहे हैं हम।